न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बाय द SI unit of these two thrust and pressure, you can see what is the difference here. So once again see, if someone asks what is fluid, the fluid means that is a material which can move under the effect of an external force. Flow, हालांकि हमने यहाँ पे move लिखा, which can flow, that will be a better word, flow, ठीक है, क्योंकि flow means बहना होता है और move means तो चल भी सकता है, तो थोड़ा सा वो solid में भी चला जाएगा. Flow is will be the suitable word. It can flow under the effect of an external force. For example, liquid and gas. जैसे मान लो अगर कोई भी लिक्विड है, आप लिक्विड पे किसी भी सरफेस पे अगर आप मतलब लिक्विड रखते हो तो सडनली वो किसी न किसी डायरेक्शन में अंदर फ्लो करता ही करता है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. और अगर गैस भी है तो गैस भी, अगर गैस को प्रेशर देंगे तो किसी न किसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो मूवमेंट ही करेगा, ठीक है, फ्लो करेगा. And the thrust is, this is the force. Definitely difference समझना इन दोनों में. This is the total force acting on any surface, only, and the SI unit of this is Newton. But this is the force per unit area, and the SI unit of Newton per meter square. Well, another unit is also a pressure, that is Pascal. ठीक है, बार भी इसकी एक यूनिट होती है. SI unit of pressure is Newton per meter square. Another unit is bar also. While in CGS system अगर बात करें जिसको आप पास्कल भी बोलते हैं, तो 1 पास्कल, PASCAL, पास्कल, 1 पास्कल इक्वल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना. जो प्रेशर SI यूनिट है उसको पास्कल भी बोलते हैं. अब अगर किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये जो कन्वर्ट होकर के आएगा 1 पास्कल, वो 10 to the power 10 आई थिंक 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के करीब आएगा, 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के करीब में आएगा, ठीक है ना. तो अगर इसको आप कन्वर्ट करके देखो, क्योंकि ये आता है F अपॉन A से, मतलब F को M इंटू G, और ये एरिया आ जाएगा मीटर स्क्वायर. अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, मास इंटू किलोग्राम में, मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो टोटल रखने के बाद इसकी वैल्यू आएगी 10. आप रख के चेक करके देख सकते हो. तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस इज द SI यूनिट. इसका दूसरा नाम है 1 पास्कल है, इसको याद रखना आप. और एक और अदर यूनिट होती है एटमॉस्फेयर, जिसको 1 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं. एक और थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से लिखे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको बोलते हैं. और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 10 to the power 5 पास्कल के इक्वल होता है. इस चीजों को याद में रखना बेटा कि हाउ मच पास्कल इज 1 atomic pressure and how much Newton meter square in 1 Pascal and how much 1 Pascal in डाइन CGS. ये कन्वर्जन है, इसको डायरेक्टली आप याद रखना कि अगर आपको 1 एटॉमिक प्रेशर में कितना पास्कल पूछ रहा है, देन यू विल राइट 10 to the power 5 पास्कल. इस एटॉमिक प्रेशर को
आप जो है बार में भी लिखते हैं, इसी एटॉमिक प्रेशर को बार में लिखते हैं, या इसका दूसरा नाम है 1 बार। ठीक है, 1 बार इक्वल 10⁵ पास्कल। तो पूछने का है, अगर एटॉमिक प्रेशर बोले तभी वो 10⁵ पास्कल बोलेंगे, और अगर एटॉमिक प्रेशर के जगह पे बार ही पूछे तभी 1 बार इक्वल 10⁵ पास्कल। ठीक है, ये डिफरेंस है 1 पास्कल एंड 1 एटॉमिक प्रेशर, या एटॉमिक प्रेशर का ही दूसरा नाम है बार। ठीक, पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बोलते हैं। यानी सिंपली अगर आप कंफ्यूजन यहाँ पे देखेंगे तो पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, पास्कल, और बार जो है बार, ये आपको बन जाएगा एटॉमिक प्रेशर, ये एटॉमिक प्रेशर। इस चीज को ध्यान में रखें, क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि कभी एटॉमिक प्रेशर आपसे पूछ दिया, कभी बार पूछ दिया, तो आप कैसे उनके बारे में डिफरेंशिएट करोगे। तो दोनों ही की चीज है, अगर एटॉमिक प्रेशर बोले तभी आप समझ लेना कि वो बार है या बार एटॉमिक प्रेशर, और अगर पास्कल बोल दे तो समझो आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ छोटे छोटे डिफिनेशंस हैं, और इसी में एक टार भी आता है। एक और प्रेशर, एक और वैल्यू होती है 1 टार। हालांकि इसको जरूरत तो नहीं है, फिर भी आप जान लो, एक टार होता है जो 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी की प्रेशर के इक्वल होता है। तो बार, टार एंड पास्कल, इन चीजों को याद रखना। अब आपसे पूछ रहा है कि प्रेशर applied by a liquid at a point। ज्यादा डीपली नहीं है बेटा, क्योंकि आपको केवल लाइटली डिफाइन ही आपके कोर्स में है, तो हम ज्यादा उसमें डीपली एंटर नहीं किए, आपको सीधा सीधा बता दिए कि फोर्स क्या होता है, थ्रस्ट क्या होता है, और प्रेशर, ठीक है, क्या होता है, और उसके बाद प्रेशर अगर किसी लिक्विड में होता है तो लिक्विड के किसी भी पॉइंट पे प्रेशर का फॉर्मूला कैसे, बस इतना जानना, इससे ज्यादा आपके कोर्स में है ही नहीं। तो प्रेशर इज जस्ट डिफाइंड बाय द फॉर्मूला एच रो जी, एच रो जी। इसको कहेंगे कि आपके फॉर्मूला में रो के जगह पे दिस वन सिंबल आर, इसको बोलते हैं आर एच ओ, रो। ठीक है, आर एच ओ, रो। इसको दूसरा भी दे दे रहे हैं आपके पास, E इक्वल एच डी जी। इसका दूसरा रो के जगह पे डी भी यूज करता है, P इक्वल एच डी जी। H इज द डेप्थ, नॉट द हाइट, याद रखना। H इज द डेप्थ ऑफ अ लिक्विड, in liquid of that point by point, yes, yes sir, D is the density of that liquid, and G, you know, very simple, this is the acceleration due to gravity। यानी pressure depends upon depth, pressure depends upon density, pressure depend upon acceleration due to gravity। यानी जितना ही डेप्थ होगा, इसका मतलब सिंपल है कि आप लिक्विड में जितना ही अंदर जाओगे, ठीक है, प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, और लिक्विड के ऊपर जितना ही आओगे प्रेशर उतना ही कम होगा। ठीक, दूसरी बात करते हैं डेंसिटी का। अगर ये सीधा सीधा प्रोपोर्शनल आपको दिख रहा है, अगर ये डिनोमिनेटर में होता है तो इन्वर्स होता है, लेकिन प्रोपोर्शनल दिख रहा है, इसका मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, मींस जितना ज्यादा डेंसिटी उतना ही ज्यादा प्रेशर। इसीलिए नॉर्मल वाटर और सॉल्ट वाटर में क्वेश्चन आता है
कि सॉल्ट वाटर में इजीली जो है कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करने लगता है, जबकि नॉर्मल वाटर में वही जो है सिंक कर जाता है। रीजन इज व्हाट, रीजन यही है कि इन डेंसिटी में जो इसका प्रेशर ज़्यादा होता है डेंसिटी की वजह से, जिसकी वजह से वो फ्लोट करने लगता है, लेकिन नॉर्मल वाटर में उतनी डेंसिटी नहीं होती जिसकी वजह से सिंक करता है। दैट इज द रीजन। क्वेश्चन आपको आएगा भी, आगे हम आपको बताएंगे भी क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है। तो और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप जानते ही है कि जितना ही जो है ग्रेविटी ज़्यादा होगा उतना ही आपका जो है प्रेशर उसी हिसाब से बढ़ता है। ये कुछ चीजें थी। उसके बाद आते हैं थ्रस्ट पे। Upthrust means this is also force applied by the liquid or gas, क्योंकि upthrust ऑलवेज भी तो लिक्विड में भी हो सकता है, अपथ्रस्ट में भी गैस में भी हो सकता है, बट इट इज अप्लाइड बाय दैट लिक्विड और गैस इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, जैसे सपोज दैट कि आप कोई वेसल ले लो बीकर में, अगर आप उसमें वाटर रखे हो तो वाटर में ऊपर लेवल पे, बॉटम लेवल पे और इन बिटवीन द वाटर, इन मिडिल लेवल द प्रेशर विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ द वाटर। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो वाटर पे या लिक्विड में फ्लोट करता है तो उसका रीजन ही यही है कि लिक्विड उसमें फोर्स लगा रहा है और उस फोर्स के वजह से वो फ्लोट कर रहा है। अब कंडीशंस भी आपको बताएंगे कि कौन से कंडीशंस से फ्लोट करेगा, कब सिंक हो जाएगा, पर उससे पहले जाने थ्रस्ट। थ्रस्ट इज द अप्लाइड फोर्स, ठीक है, विच इज बाय द लिक्विड और गैस इन अपवर्ड डायरेक्शन। और इसी बात पे एक साइंटिस्ट थे एंड द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वाज आर्किमिडीज। और आर्किमिडीज ने कहा क्या था कि सपोज दैट देयर इज अ वाटर और लिक्विड, फ्लूइड की बात करो क्योंकि फ्लूइड लिक्विड, ठीक है, if there is a fluid or liquid, then and an object is sink in this fluid completely or partially. Jैसे suppose that this is the fluid which is filled in this vessel. Yeah. Now in this vessel, if an object is immersed in this fluid, either partially or completely, partially or completely का मतलब उस ऑब्जेक्ट को इस वाटर में कंप्लीट सिंक कर रहे हैं, मतलब डुबा रहे हैं, या थोड़ा सा ही। अब सिंक पार्शियली का मतलब ये हो गया, देखो कुछ पोर्शन इसका वाटर के अंदर है और कुछ पोर्शन वाटर के बाहर है। ये ऑब्जेक्ट मान लो, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कुछ वाटर के अंदर, इतना पोर्शन इसका वाटर के अंदर है और ये इतना पोर्शन वाटर के बाहर है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि कंप्लीटली ऐसे हो सकता है कि कंप्लीटली सिंक तो होगा पर कुछ इस तरह से होगा, और ऐसे भी केस हो सकता है कि यहाँ आकर के डूब करके और बॉटम लेवल पे यहाँ चला गया। समझ में आ रही? थ्री केसेस में भी यह कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को वाटर में डाल रहे हैं तो उसका कुछ पार्ट ऊपर होगा और कुछ जो है कुछ पार्ट नीचे होगा। कभी ऐसा आएगा कि उसकी पूरा पोर्शन वाटर में होगा लेकिन वो अपर टच सरफेस को टच करते हुए फ्लोट करेगा। आप देखे होंगे कि अब कभी फ्लो वाटर में या फ्लूइड में कभी ऐसा भी हुआ कि वो कम्प्लीटली सिंक तो होगा लेकिन ऊपर ही जो है अपर सरफेस को टच करते हुए फ्लो करता है। कभी ऐसा होगा कि जैसे ही आप पानी में डालोगे ऑब्जेक्ट को नीचे बॉटम में चला जाता है।
पर अब इसमें आर्किमिडीज ने कहा क्या था कि इफ यू आर मतलब एनी ऑब्जेक्ट इज सिंक इन द वाटर और इन द फ्लूइड completely or partially, then there is a decrease, decrease बोलो या लॉस कर लो in the weight of that object. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी वाटर में सिंक करते हैं, चाहे वो थोड़ा सा ही सिंक करे या कंप्लीट सिंक करे, तो देयर इज अ लॉस इन इट्स वेट, उसके वेट में जो है डिक्रीज होगा, मतलब घटेगा। एंड दिस लॉस ऑफ वेट इज इक्वल टू द अप्लाइड अपथ्रस्ट, ये उतना ही होगा या इज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। तरीके अपने अपने डिफाइन करने के लिए। अब डिस्प्लेस्ड वाटर का क्या मतलब हो गया, उस वाटर का क्या मतलब हो गया, समझो पहले। जैसे द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, ठीक है। जैसे देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये वेसल है, और इस वेसल में कंप्लीटली वाटर जो है फिल्ड है, ठीक है। वाटर कंप्लीटली अप टू ब्रिम, मान लो यहाँ तक ये फिल्ड है। अब अगर इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट आप इंसर्ट करोगे, सिंक करोगे या इसमें डालोगे, तो जाहिर सी बात है ये वाटर फ्लो होना, ओवरफ्लो होना। अब ओवरफ्लो होकर के, जैसे मान लो ये ओवरफ्लो होकर के और यहाँ से कंटेनर में हमने कलेक्ट कर लिया, ये कंटेनर में हमने कलेक्ट कर लिया, ये उतना वाटर ओवरफ्लो होकर के आया है जितना कि इस ऑब्जेक्ट को डालने के वजह से, ठीक है। तो ये जो वाटर आएगा, इस वाटर का वेट उतना ही होगा जितना कि इसके वेट में लॉस हुआ है। अब लॉस का मतलब, सपोज दैट कि एयर में इसका वेट था 100 ग्राम, ठीक है। एयर में अगर इस ऑब्जेक्ट का वेट था 100 ग्राम, और जब यही वाटर में सिंक किया गया तो वाटर में इसका वेट हो गया 90 ग्राम। क्लियर। तो जो 10 ग्राम का लॉस हुआ है, वही 10 ग्राम जो है वेट इस वाटर का आएगा, डिस्प्लेस्ड वाटर का। तो उन्होंने यही कहा था कि इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट सिंक इन partially or completely in a liquid, then there is a loss of the weight, and that is equal to the weight of displaced water. अब फाइंड कैसे करेंगे, उसका प्रोसीजर क्या है, एक्सपेरिमेंटल कैसे करेंगे, अभी इसको बाद में बताएंगे। केवल अभी तक आप इतना जानो, थ्रस्ट मींस द फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड, मतलब लिक्विड और गैस इन अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड। जब अपथ्रस्ट की बातें आ जाएंगी तो इसी में लॉज ऑफ फ्लोटेशन आएगा, लॉज ऑफ फ्लोटेशन। ठीक है। What is laws of flotation? So there are 3 laws of flotation. Number 1, weight is greater than upthrust. Number 2, weight is equal to a thrust. And number 3, weight is less than upthrust. Here 3 cases I have written, and these are the known as laws of flotation. देखो, if weight is greater than the upthrust, weight is greater than upthrust का मतलब, this is a vessel, and it is filled with water or fluid. Suppose that the weight which is immersed in this liquid is greater than the upthrust, means जो
वाटर का लगेगा उससे ज्यादा कहीं वेट जो है ऑब्जेक्ट का, तो डेफिनेटली इट विल सिंक। ठीक है, ये केस है W इज ग्रेटर देन, दिस वन इज द first law of flotation, and in this case the object will sink simply, completely वो मतलब डूब जाएगा और बॉटम लेवल पे चला जाएगा, because the weight of the object is greater than the thrust of the liquid या fluid body. In the second case, there is a fluid, and in this the weight of the object is equal to the upthrust. मीन्स जितना ज्यादा, जितना अपथ्रस्ट है उतना ही फोर्सेस। यहाँ से देखना, ये दिस इज द अपथ्रस्ट and weight of the object always, you know, in upward downward direction, here W is greater than. In this case, suppose that this is the object, then the weight of the object is equal to the upthrust applied on the object, and in that case the object will, यहाँ पे क्या होगा, float completely sinked, ठीक है, touching upper surface of water या अपर सरफेस ऑफ फ्लूइड, आप ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो कि इफ द वेट ऑफ द object is equal to the upthrust of the fluid, then the object float completely sink, touching the upper surface of water. And here weight is less than weight, buoyant force. इसका मतलब ये हो गया कि थर्ड डायग्राम इधर बनाते हैं आपका, थर्ड यहाँ पे बना दे रहे हैं। In this case, this situation will arise here. This is the weight and this is buoyant force. Here this is W is less than, weight of the object is less than the buoyant force, and in this case the object will float partially sink, क्योंकि यहाँ इसका अपथ्रस्ट ज्यादा है तो इसलिए थोड़ा सा ही इसका पोर्शन पानी के अंदर होगा या फ्लूइड के अंदर होगा, बाकी पोर्शन बाहर होंगे और तब वो फ्लोट करेगा। क्यों? क्योंकि इसका अपथ्रस्ट ज्यादा, तो ज्यादातर फोर्स ऑब्जेक्ट वाटर का या फ्लूइड का ऊपर की तरफ है, वेट के इन कंपैरिजन थ्रस्ट ही ज्यादा है, इसलिए ज्यादा नहीं डूबेगा, सब पोर्शन इसका डूबेगा और सब पोर्शन बाहर रहेगा और ये फ्लोट करेगा। तो ये यू हैव सीन कि थ्री लॉज ऑफ फ्लोटेशन, फर्स्ट W is equal to F, means weight of the object is equal to the upthrust, and the second one, weight is greater than F, weight of the object is greater than upthrust, and third is weight is less than the upthrust. Then come to summarize all the things which I have just discussed today. Okay, anyone can reply. Just I am writing here. The first term is force. First, reply students. Either you may reply in audio or in
मैसेज दोनों आप कर सकते हो। व्हाट इज थ्रस्ट? Thrust is the force applied normally to the surface. Yes. टोटल एक और वर्ड जोड़ना बेटा, टोटल फोर्स अप्लाइड नॉर्मली ऑन दी सरफेस। ओके। सेकेंड, प्रेशर। प्रेशर प्रेशर इज द thrust per unit area. Yes. SI unit of pressure. SI unit of pressure. Yes, Newton per meter square और पास्कल तो पता ही है। SI unit of thrust. SI unit of thrust. Yes, Newton. अगला, अगर आपसे पूछे कि 1 बार इक्वल हाउ मच पास्कल, yes, 10 to the power. And the next question is, what is 1 tar? 1 tar equal how much? 1 tar equal 1 mm of mercury. एक और था 6 पॉइंट और जो था बार पास्कल। 1 पास्कल in in Celsius 1 Newton per meter square. In Celsius how much? 10. Yes, 10 dyne per centimeter square. ठीक है। नेक्स्ट 7 कार्ड। 7 part upthrust. Upthrust. What is upthrust? What is upthrust? Force applied in upward direction by fluid. By fluid. Yes, yes. By fluid once. It is principle. Thank you, ma'am.